राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति भवन से वर्चुअल समारोह से अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और आजीवन ध्यानचंद पुरस्कार किए प्रदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झांसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के मिशन पर दिया जोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में टेस्टिंग क्षमता को शीघ्र बढ़ाकर 1,50,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाने के दिए निर्देश। कहा, कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने में टेस्टिंग की महत्वपूर्ण भूमिका। और प्रदेश के 25 कुख्यात अपराधियों को चिन्हित कर गैंग के अपराधियों के सहयोगियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में तेजी। माफिया तथा धारा 144 के अंतर्गत विविध कार्रवाई करते हुए लगभग 125 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त। नमस्कार, मैं हूं संतोष वाल्मीकि और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रियो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता एथलीट मरियप्पन थंगावेलु, टेबल टेनिस स्टार मणिका बत्रा और महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को आज खेल दिवस के दिन वर्चुअल माध्यम से देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति भवन से वर्चुअल समारोह से अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और आजीवन ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किए। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन 29 अगस्त को पूरे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्रिकेटर रोहित शर्मा और महिला पहलवान विनेश फोगट पुरस्कार समारोह का हिस्सा नहीं बन सके। रोहित इस समय आईपीएल के लिए संयुक्त अरब अमीरात यूएई में हैं, जबकि विनेश फोगाट कोविड-19 से संक्रमित होने के चलते इस समारोह में हिस्सा नहीं ले सकी। राष्ट्रपति ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि मेजर ध्यानचंद से लेकर आज के पुरस्कार विजेताओं और प्रशिक्षकों के विषय में एक बात समान रूप से कही जा सकती है कि आप सबके प्रयासों के बल पर विश्व पटल पर भारत का गौरव बढ़ता रहा है। हमारे युवा ही हमारी सबसे बहुमूल्य संपत्ति है। फिटनेस और स्पोर्ट्स में उनकी रुचि और सक्रियता हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को बढ़ाएगी। खेल कूद के मैदान में जीवन का प्रतिबिंब दिखाई देता है। प्रतियोगिता, टीम वर्क, जीत हार, संघर्ष व संकल्प, ये सभी जीवन के ही आयाम हैं। खेल कूद से न केवल शरीर और चरित्र का निर्माण होता है, बल्कि जीवन में विकास के मार्ग प्रशस्त होते हैं। खेल कूद के जरिए हमारे देश के दूर दराज के क्षेत्रों के युवा राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ते हैं। युवाओं को खेल कूद से जोड़ना उन्हें राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का ही एक विशेष रूप है। कोविड-19 के कारण खेल जगत पर भी बहुत अधिक असर पड़ा है। पहली बार ओलंपिक खेल स्थगित किए गए हैं। हमारे देश में भी खेल कूद की सभी गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। अभ्यास तथा प्रतियोगिताओं के रुकने से खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों का हौसला कम हो सकता है। उनकी मानसिकता और शारीरिक तैयारी के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मुझे यह जानकर खुशी हुई कि यथासंभव ऑनलाइन कोचिंग और वेबिनार के जरिए खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को जोड़ा गया है। खेल मंत्रालय तथा अन्य संस्थानों ने प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों के साथ संपर्क और सक्रियता बनाए रखी है। आज का यह आयोजन वैश्विक महामारी के बावजूद खेल कूद से जुड़ी गतिविधियों को जारी रखने का प्रयास है। आप सबने वर्षों की मेहनत, लगन और साहस के बल पर अपनी खास पहचान बनाई है। कोविड का यह दौर आप सबके तथा अन्य खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के साहस और धीरज के इम्तिहान की घड़ी है। मुझे विश्वास है कि खेल जगत के लोग और भी अधिक मानसिक शक्ति के साथ इस परीक्षा से बाहर आएंगे और उपलब्धियों के नए इतिहास रचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर स्मरण करते हुए राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रतिभाशाली एथलीटों की सफलता के लिए परिवारों और कोच के योगदान की सराहना की तथा खेल और फिटनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है। आज उनकी 115वीं जयंती है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार खेल को लोकप्रिय बनाने और देश में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रयास कर रही है।
मैं सभी से खेल और फिटनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आग्रह करता हूं। ऐसा करने के कई फायदे हैं। इससे हर कोई खुश और स्वस्थ रह सकता है। उन्होंने आगे लिखा, आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर हम मेजर ध्यानचंद को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिनका हॉकी स्टिक पर जादू कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज हमारे प्रतिभाशाली एथलीटों की सफलता के लिए उनके परिवारों, कोचों और सहयोगी कर्मचारियों के उत्कृष्ट समर्थन की सराहना करने का भी दिन है। राष्ट्रीय खेल दिवस उन सभी खिलाड़ियों की उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन है जिन्होंने विभिन्न खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और हमारे राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। उनका तप और दृढ़ संकल्प असाधारण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रदेश के झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने बटन दबाकर विश्वविद्यालय के भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कभी रानी लक्ष्मीबाई ने बुंदेलखंड की धरती पर गर्जना की थी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। आज एक नई गर्जना की आवश्यकता है। मेरी झांसी मेरा बुंदेलखंड, ये मंत्र आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देगा, एक नया अध्याय लिखेगा। इसमें बहुत बड़ी भूमिका कृषि की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम कृषि में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये सिर्फ खाद्यान्न तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये गांव की पूरी अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता की बात है। ये देश में खेती से ज्यादा होने वाले उत्पादों में वैल्यू एडिशन करके देश और दुनिया के बाजारों में पहुंचाने का मिशन है। सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के नए शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यहां से पढ़कर बहुत कुछ सीख करके निकलने वाली युवा साथी देश के कृषि क्षेत्र को सशक्त करने का काम करेंगे। छात्र छात्राओं की तैयारियां, उनका उत्साह और अभी जो संवाद हो रहा था और जो मेरी आप लोगों से बात करने का मुझे मौका मिला, मैं वो उत्साह, उमंग, विश्वास मैं अनुभव कर रहा था। ये दिखाई दिया। मुझे विश्वास है कि इस नए भवन के बनने से अनेक नई सुविधाएं मिलेगी। इन सुविधाओं से स्टूडेंट को और ज्यादा काम करने की प्रेरणा मिलेगी, और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। साथियों, कभी रानी लक्ष्मीबाई ने बुंदेलखंड की धरती पर गर्जना की थी, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। हम सबको ये वाक्य बराबर याद है, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। आज एक नई गर्जना की आवश्यकता है और इसी झांसी से, इसी बुंदेलखंड की धरती से आवश्यकता है। मेरी झांसी मेरा बुंदेलखंड आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देगा, एक नया अध्याय लिखेगा। इसमें बहुत बड़ी भूमिका कृषि की है, एग्रीकल्चर की है। जब हम कृषि में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये सिर्फ खाद्यान्न तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये गांव की पूरी अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता की बात है। ये देश के अलग अलग हिस्सों में खेती से पैदा होने वाले उत्पादों में वैल्यू एडिशन करके देश और दुनिया के बाजारों में पहुंचाने का मिशन है। कृषि में
आत्मनिर्भरता का लक्ष्य किसानों को एक उत्पादक के साथ ही उद्यमी बनाने का भी है। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा साल 2022 के द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए लखनऊ के पैरा बैडमिंटन कोच गौरव खन्ना का चुनाव किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज वर्चुअल माध्यम से यह पुरस्कार प्रदान किया। गौरव खन्ना के निर्देशन में भारतीय पैरा बैडमिंटन की टीम ने 2015 से 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 300 से अधिक अवार्ड प्राप्त किए, जो कि एक रिकॉर्ड है। आज पुरस्कार मिलने के बाद उन्होंने खेल मंत्रालय को धन्यवाद ज्ञापित किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैरा बैडमिंटन को एक पहचान देने वाले गौरव खन्ना को आज खेल मंत्रालय के द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोविड-19 के चलते वर्चुअल दिया गया यह पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा। हमारे साथ गौरव खन्ना, हम जानना चाहेंगे कि आज इस पुरस्कार के बाद वो क्या महसूस कर रहे हैं और पैरा बैडमिंटन को वो किस तरह से इतनी ऊंचाई पर लेकर के आए हैं। शुक्रिया। किसी भी एक ऊंचे अचीवमेंट को लेने के लिए एक बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है और उस सफ़र को तय करने के लिए और सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोगों का सहयोग चाहिए, जो न केवल परिवार होता है, न केवल मित्र होते हैं, न केवल ऑफिस कोलीग्स होते हैं, बल्कि सभी लोग जो शुभकामनाएं देते हैं। तो ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा लग रहा है इस पुरस्कार को लेके। बस इसके साथ साथ मैं इसको एक चैलेंज के तौर पर लेता हूं कि भारतीय पैरा बैडमिंटन, जिसने पिछले 4 वर्ष में 314 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, हमारे पास छोटे समय में ओलंपिक गेम्स आ रहे हैं जिसकी तैयारी शुरू करनी है और देश के उम्मीदों पर खरा उतरना है, परंतु लंबे समय में पैरा बैडमिंटन को उच्च ऊंचाइयों तक ले जाकर 2024, 2028, 2032 ओलंपिक के लिए भी आज टैलेंट्स को तैयार करना शुरू कर देना है। तो इस अवसर पर मैं सभी लोगों को, आप लोगों को, साई ऑफिशियल्स ने बहुत अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया। ऑनरेबल राष्ट्रपति सर, उनकी प्रेजेंस में बहुत ग्रेसफुल ये ओकेज़न हुआ है। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू सर और सभी जो संबंधित खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारी हैं, उन सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस खेल ने मुझे इतना कुछ दिया है, उस खेल को समर्पण करने में तो एक गर्व का अनुभव है। और दूसरा, जो मनोबल की बात कर रहे हैं, मनोबल तो ऊपर वाले ने जैसा भी जिसको दिया हुआ है उसमें सबका मनोबल बहुत ही ऊंचा है। हमारे खिलाड़ी कहीं से भी खुद को डिसेबल समझते नहीं हैं, ना ही एज अ कोच मेरे मन में कहीं रहता है कि वो डिसेबल्ड हैं। वो एक प्रोफेशनल एथलीट हैं और जब वो ऑन कोर्ट परफॉर्म करते हैं तो यहाँ से उनको कोई भी रियायत नहीं मिल सकती है। जो कि दिव्यांगता की बात करें, वो एक एथलीट हैं जो कि भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपने झंडे का ऊंचाइयों से सम्मान करना उनका एक खिलाड़ी के रूप में ध्येय है। तो ऐसी परिस्थिति में मनोबल हमारा बहुत ही ऊंचा है और इस पुरस्कार के साथ मेरी जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं और पैरा बैडमिंटन को एक नई हाइट पर ले जाने की जिम्मेदारी को मैं ज़रूर पूरा करूंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में एक दिन में कोविड-19 के 1,48,000 से अधिक टेस्ट किए जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए टेस्टिंग क्षमता को शीघ्र ही बढ़ाकर 1,50,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने में टेस्टिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इस कार्य में वृद्धि के प्रयास लगातार जारी रखे जाएं। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि कोविड प्रभावित लोगों को और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सभी जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिन में 2 बार नियमित रूप से बैठक करें। सुबह की बैठक कोविड चिकित्सालय में तथा शाम की बैठक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में की जाए। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क के अनिवार्य उपयोग का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए। मेडिकल उपकरणों के सुचारू संचालन के लिए तकनीकी स्टाफ को प्रशिक्षित किए जाने पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हाई फ्लो नेजल कैन्युला मशीन को संचालित करने वालों को प्राथमिकता पर प्रशिक्षित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को प्रभावित लोगों के लिए राहत कार्य पूरी गति से संचालित किए जाएं। बाढ़ प्रभावितों को राशन किट उपलब्ध करवाया जाए तथा उनके लिए चिकित्सा की समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने बाढ़ से फसलों को हुई क्षति का सर्वे करवाकर सभी प्रभावितों को शीघ्र मुआवजा उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि ग्राम प्रहरियों की तैनाती तथा फॉरेंसिक लैब्स की स्थापना की कार्य योजना तैयार हो गई है। प्रदेश में आज साप्ताहिक लॉकडाउन जारी है। राजधानी लखनऊ में सभी चौराहों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी अन्य लोगों को निकलने पर पाबंदी लगाई गई है। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद इस बार लखनऊ में ज्यादा चौकसी बरती जा रही है। जगह जगह चौराहों पर पुलिस चेकिंग लगाए है और बिना वजह निकलने वाले लोगों की गाड़ी का चालान काट रही है। इस दौरान राजधानी लखनऊ में पूरी तरीके से दुकानें बंद हैं। सिर्फ आवश्यक सेवा से जुड़े लोग ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना और गृह अवनीश अवस्थी ने लखनऊ में प्रेस वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सभी प्रयास जारी रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने गन्ना मूल्य भुगतान में शिथिलता बरतने वाली चीनी मिलों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्वरकों के वितरण की व्यवस्था को अधिक सुचारू बनाते हुए इसकी निगरानी की जाए। बाढ़ प्रभावित किसानों को फसलों आदि के लिए अनुमानित मुआवजा राशि का समय से वितरण सुनिश्चित किया जाए। श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार नीट और जेईई परीक्षाओं के आयोजन में केंद्र सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइनों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परीक्षाएं आयोजित करवाएगी। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की पूर्व संध्या पर कल शुक्रवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने देश और प्रदेश में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में अपना नाम रोशन करने वाले 19 खिलाड़ियों के घरों तक संपर्क मार्ग बनाने और मरम्मत का कार्य करवाए जाने की घोषणा की है। लखनऊ के विश्वेश्वरैया हॉल में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए आयोजित हुए कार्यक्रम में उन्होंने 2 खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य कर रही है। साथ ही प्रतिभाशाली छात्रों और वीर सैनिकों के नाम पर भी सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है। श्री नितिन गोकर्ण जी अभी उन्होंने थोड़ा सा परिचय संक्षेप में जिनके नाम से हम सब लोग जो कि खिलाड़ियों के सम्मान में मेजर ध्यानचंद विजय पथ के नाम से जो सड़क बनेगी उसका नाम ही रखा जाएगा मेजर ध्यानचंद विजय पथ। और जो सड़क बनेगी उसका जो वहां पर बोर्ड लगेगा, हमने यूनिक बोर्ड लगाने को कहा है और उस खिलाड़ी का फोटो भी उसके अंदर लगाने का काम और उनका नाम लिखने का कार्य भी विभाग के द्वारा किया जाएगा, जिससे पूरा गांव पूरा क्षेत्र इस बात का गौरव अनुभव कर सके कि हमारे गांव के खिलाड़ी ने और खिलाड़ी भी गौरव अनुभव करे कि हमने अगर देश के लिए प्रदेश के लिए पदक जीता है तो हमारा सम्मान हुआ है, यह हमारा प्रयास था। लेकिन उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे खेल होते हैं जिसमें प्रदेश के खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीत करके आते, ट्रॉफी जीत करके आते। तो स्वर्ण पदक विजेता जो प्रदेश के खेल में होंगे उनके घर तक की सड़क बनाने का काम भी किया जाएगा, उनके सम्मान किया जाएगा। झांसी के हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की 115वीं जयंती आज पूरा देश मना रहा है। मेजर ध्यानचंद की झांसी उनके घर के पास बने हीरोज ग्राउंड में ही ध्यानचंद ने हॉकी खेलने की शुरुआत की थी। उन्होंने देश विदेश में हॉकी में देश का नाम रोशन किया। जर्मनी के हिटलर के ऑफर को भी ठुकराकर देशभक्ति के चलते उन्होंने अपने देश के लिए खेलने का निर्णय लिया था। आज पूरा देश ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मना रहा है। ध्यानचंद की जयंती के मौके पर उनके परिवार में उनकी ऐतिहासिक स्मृति एक म्यूजियम के रूप में संजो कर रखी गई है। आज भी परिवार के लोगों का सपना है कि हॉकी के इस महान खिलाड़ी को भारत रत्न मिले। हमारा झांसी हमारे देश के लोग जो
बाबूजी के प्रेमी हैं, कदरदान हैं। अभी भी उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ये यंग जनरेशन है, हो सकता है कि वो उनके ध्यान में बाबूजी धूमिल हो, उनकी नज़र में धूमिल हो, वो नहीं जानते हो बाबूजी को। लेकिन एक जो आप मीडियोकर एज के लोग हैं या थोड़े से एजेड लोग हैं, वो तो बाबूजी को जानते हैं, उनके काम को जानते हैं, उनके देश प्रेम को जानते हैं, कितनी उन्होंने कुर्बानी दी है, कितना बड़ा त्याग किया है देश के लिए। वो चाहते तो किसी भी फॉरेन देश में, जर्मनी के हिटलर ही उनको प्रस्ताव दे रहे थे कि आप आइए, मैं आपको सेनाध्यक्ष बनाता हूँ, तो वो छोड़ के जा सकते थे। लेकिन जो उन्होंने जो देश के लिए किया, तो ऐसा लगता है कि कुछ रिटर्न मिलना चाहिए देश से भी। अति पिछड़ा जनपद सोनभद्र भले अन्य पैमानों पर पिछड़ा हो, मगर तीरंदाजी के खेल में राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना वजूद उसने बनाए रखा है। खेल निदेशालय द्वारा वर्ष 2010 में स्थापित प्रदेश के एकमात्र तीरंदाजी आवासीय प्रशिक्षण केंद्र से जिले के 2 होनहारों अतुल वर्मा और विजय कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल किए। वहीं 37 अन्य खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन किया। कोविड महामारी के कारण बंद पड़े छात्रावास के बावजूद स्थानीय बच्चों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नियमित अभ्यास जारी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर स्टेडियम में खिलाड़ियों के साथ मौजूद जिला खेल अधिकारी डीपी सिंह ने बताया कि यहां 20 छात्र और 20 छात्राओं के अलग अलग छात्रावास हैं, जिनके लिए भोजन, पढ़ाई से लेकर प्रशिक्षण और मेडिकल तक की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जिला आर्चरी संघ के सचिव बलराम कृष्ण यादव ने बताया कि अभी तक यहां के 2 बच्चे अंतर्राष्ट्रीय और 37 बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर मेडल प्राप्त कर सेना से लेकर विभिन्न संस्थाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम तीरंदाजी 2012 से कर रहे हैं और 4 बार ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में प्रतिभाग कर चुके हैं और 6 नेशनल खेल चुके हैं। यहाँ इक्विपमेंट से भी रिलेटेड या जो भी चीज़ें हमें चाहिए होती है तो कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ की। ट्रेनिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे तो सबसे पहले अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है आर्चरी को लेके। कुछ लोग जानते हैं तो आगे नहीं बढ़ते हैं कि हाँ इसको कैसे करना है, क्या करना है। तो मेरे ख्याल से इस सब चीज़ों के लिए जागरूकता की ज़्यादा ज़रूरत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ से अतुल वर्मा ने एक महत्वपूर्ण अपना स्थान बनाया था और आज भी आर्मी के माध्यम से ओलंपिक जो कैंप होते हैं उसमें भी सिलेक्शन में हमेशा लाइन में रहे हैं और इंडिया की तरफ से 4 दौरे वो विदेश का कर चुके हैं। उसके बाद विजय कुमार जो आदिवासी बेल्ट से हमारे आए हुए थे, विजय कुमार ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन ताइपे में जा कर के ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2 बच्चे हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहे और नेशनल स्तर पर 37 बच्चे मेडल जीत चुके हैं। जनपद सोनभद्र तीरंदाजी के मामले में एक अलग पहचान बनाई हुई है और जब राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग जाते हैं तो निश्चित रूप से सोनभद्र उत्तर प्रदेश का मजबूत प्रतिनिधित्व करता है। जनपद सोनभद्र में क्या प्रदेश में एक तीरंदाजी का एकमात्र छात्रावास है जो जनपद सोनभद्र में स्थापित है और यहाँ पे बालक बालिका दोनों तरह के खेलों के बच्चों का मतलब छात्रावास है। मतलब उनके बच्चों की स्ट्रेंथ तो छात्रावास में 20-20 की है, लेकिन अभी कोविड-19 के तहत अभी छात्रावास बंद हैं। इसमें सुविधाएं उनके खाने से लेके पढ़ने तक, किट का और उनके भोजन से लेके मेडिकल का भी, जो भी उनकी सुविधाएं मतलब उनको आवश्यकता होती है, सारी चीज़ों की पढ़ाई से लेके सबकी सरकार वहन करती है उनको। प्रदेश के 25 कुख्यात अपराधियों को चिन्हित कर उनके गैंग के अन्य सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। माफिया तथा धारा 144 के तहत विविध कार्रवाई करते हुए करीब 125 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। पूरे प्रदेश में माफियाओं के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जा रही है और इसमें प्रदेश स्तर पर 25 कुख्यात माफियाओं को चिन्हित किया गया है और इसके संबंध में समय समय पर जनपदों द्वारा भी सूचना आपको दी जाती रही है। कुल अभी तक इन माफियाओं की संपत्ति जो चिन्हित हुई है और गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई है, उसकी मूल्य करीब 125 करोड़ से अधिक है। तो 125 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई है जो 25 कुख्यात माफिया हैं। इसके अतिरिक्त भी कई हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई प्रचलित है और इन लोगों के लगभग 150 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराए गए हैं। इनके परिवारजनों के
एवं इनके सदस्यों के, और इनके विरुद्ध जितनी भी मुकदमा पंजीकृत हैं उस मुकदमा की सघन पैरवी कराई जा रही है कि जल्द से जल्द न्यायालय में इन्हें सजा दिलाई जा सके। प्रयागराज में सभी जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों को रेल कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों के बीच फिट इंडिया फ्रीडम रन के लिए जागरूकता फैलाने को कहा गया है। इसके तहत वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए सरल कदम उठाकर स्वस्थ रहेंगे। उत्तर मध्य रेलवे में अधिकारियों, कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों को प्रोत्साहित करने के लिए सिस्टम जनरेटेड संदेश प्रेषित किए गए हैं। सभी कार्यालयों और आवासीय परिसरों में पोस्टरों और पत्रों के माध्यम से भी उन्हें सूचना दी गई है। उत्तर मध्य रेलवे के प्रमुख प्रतिभावान खिलाड़ी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सभी रेल कर्मियों और उनके परिवारजनों को प्रेषित करेंगे। मैं पूनम यादव, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। प्रधानमंत्री जी द्वारा एक योजना चलाई जा रही है फिट इंडिया फ्रीडम रन, जिसके हम सभी लोग हिस्सा हैं। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और देश को फिट रखें, और कोरोना के चलते आप अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें। धन्यवाद। आपको पता है रिसेंटली हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट करी है फिट इंडिया फ्रीडम रन, जो हमारे 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक है। हम इंडियन रेलवे के एम्प्लॉयज़ उसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग भी आगे आएँ और उसमें पार्टिसिपेट करें। आप इसको कहीं भी कर सकते हैं, चाहे आपकी पार्किंग हो, चाहे आपका कहीं पार्क हो, छत पे हो, कहीं भी कर सकते हैं, बट इसमें पार्टिसिपेट करें। प्रधानमंत्री जी के इस फिट इंडिया रन प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़ेंगे उतना ही आपका फ़ायदा है। और मैं आप सब लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि ये कोविड-19 में ये जो पीरियड चल रहा है लॉकडाउन का, इसमें अगर आप फिटनेस पे अपने ज़्यादा ध्यान देंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को फिट रखेंगे, अपनी फैमिली को फिट रखेंगे, अपने बच्चों को फिट रखेंगे, उतना आपका इंडिविजुअल बेनिफिट तो होगा ही साथ कोविड से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो इम्यूनिटी डेवलप करने वाली प्रॉब्लम होती है, उसमें भी आपको बेनिफिट मिले, क्योंकि अगर आप फिट होंगे तो जो इसके कारण आपको दिक्कतें आती है वो नहीं आएंगी। आप फिजिकली स्ट्रांग होंगे और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स है और रेलवे मिनिस्ट्री ने मिलके फिट इंडिया फ्रीडम रन एक ये मुहिम स्टार्ट की है। ये जो हमारा 15 अगस्त 74वां स्वतंत्रता दिवस था, उससे लेके गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक चलेगी। इसकी सबसे विशेष बात यह है कि कोविड टाइम्स में जरूरी नहीं है कि आप ग्रुप में दौड़ें, क्योंकि आपको सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। तो इसलिए ये रन इस तरह की है जिसको जो आपकी फिट रखने के लिए ऑब्सेसिटी ना हो, मोटापा ना आए, आप मेंटली भी फिट रहें, इसके ध्यान में रखते हुए इसको मुहिम को लॉन्च किया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको कहीं भी, कभी भी और अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप अपने घर के अंदर भी कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। आप अपना गोल अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, कभी भी रेस को बीच में छोड़ सकते हैं। और जो एक वेबसाइट है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स पे जो फिट इंडिया फ्रीडम रन के लिए वेबसाइट है, उस पर आप अपना जो डेटा है उसको अपलोड कर सकते हैं, और वो डेटा के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी जनरेट हो जाएगा। प्रदेश के 28,000 से अधिक स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर यूपी बोर्ड सक्रिय हो गया है। सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों को 27 अगस्त को पत्र लिखकर वर्चुअल स्कूल और ई ज्ञान गंगा के माध्यम से करवाई जा रही पढ़ाई लिखाई का ब्यौरा मांगा है। शासन ने सचिव यूपी बोर्ड को ऑनलाइन क्लासेस की निगरानी की जिम्मेदारी दी है। सुल्तानपुर के एक किसान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मूल मंत्र को अपनाते हुए वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर विदेशों में उत्पाद किए जाने वाले ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत कर आत्मनिर्भर बनकर एक अनूठी मिसाल पेश की है। जिले के तहसील लंबुआ क्षेत्र के आनापुर गांव के प्रगतिशील किसान गया प्रसाद उर्फ मुरारी सिंह ने अपनी जमीन के एक छोटे से हिस्से में 400 पौधों का रोपण कर ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत कर दी है। वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, इजराइल और श्रीलंका में पैदा किए जाने वाला ड्रैगन फ्रूट अब सुल्तानपुर भी पहुंच गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार ड्रैगन फ्रूट डायबिटीज और हार्ट डिजीज के खतरे को भी कम करता है। ड्रैगन फ्रूट इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है, शरीर में आयरन की कमी को भी दूर करता है। ड्रैगन फ्रूट में एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर्स और विटामिन सी पाया जाता है। ये कई गंभीर बीमारियों और रिकवरी में मदद करता है। प्रगतिशील किसान गया प्रसाद उर्फ मुरारी सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें प्रेरणा मिली है।
अब वो अपने क्षेत्र के किसानों को भी इस खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जिले के किसानों ने यदि इसे अपनाया तो इस खेती को एक जनपद एक उत्पाद में भी शामिल किया जा सकेगा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।